कि 7,000 मानदेय पे इनको रखा जाएगा और ये अंशकालीन अनुदेशक होंगे, केवल खिलाने के लिए आएंगे। हम लोग के अंदर बहुत खुशी हुई, चलो भाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आवेदन किए। आवेदन के बाद थोड़ा सा यहाँ चूक ये हो गई कि सरकार 6 महीने तक उस पर कोई शेड्यूल जारी नहीं हो पाई। अब 19 सितंबर को ये विज्ञापन निकलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में शेड्यूल जारी होता है 17 मार्च 2017 को। अब ये जो 6 महीना का जो गैप हो गया। नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है देवेंद्र पांडे जी, जो प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक मोर्चा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये मोर्चा क्यों है, क्या है इनकी मांग, इन सब के बारे में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनसे कुछ व्यक्तिगत बात करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे संगठन के माध्यम से आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, और आपके चैनल के माध्यम से ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बेरोजगारों के मुद्दे को आपने अपने चैनल में स्थान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बीपीएड वाले इस पे मोर्चा पे तो आपके आएंगे, थोड़ा सा पहले अपने बारे में कुछ बताइए। क्या है आपकी परिवार की पृष्ठभूमि, कौन कौन है परिवार में, उस बारे में। सर, हम लोग गोरखपुर के मूल निवासी बढ़लगंज के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी श्री हरिप्रकाश पांडे रेलवे में स्पोर्ट्स के पहलवान एजपुर थे, और वो स्पोर्ट्स में एक पहलवान के रूप में यहाँ जाने जाते थे। आज यहाँ पे जो भी सम्मानित पुराने पहलवान हैं उनमें भी इनका एक नाम था। बाकी गोरखनाथ मंदिर में जो नाग पंचमी का दंगल वगैरह होते हैं उसमें ये लोग एक साथ लोग रहते थे। राकेश सिंह पहलवान जी हैं, चाचा जी हैं, पन्नेलाल हैं, रामेश्वर जी हैं, स्वर्गीय जनार्दन सिंह थे, ऐसे हनुमान पांडे, तमाम ऐसे लोग थे जो इनका एक बैच था, जो कुश्ती जगत में अपना एक नाम लिए और यहाँ के बारे में इसको बढ़ाने का काम करते थे। और उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग भी स्पोर्ट्स में हम लोग का एक लगाव था, और हम लोग एज ए एथलीट और फुटबॉल के हम लोग खेलते थे स्कूल समय भी। और हमारी शिक्षा आपके, चूँकि पिताजी रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो रेलवे बालक इंटर कॉलेज असुरन के पास एक है, वहाँ हम लोग हमारी पढ़ाई हुई इंटर तक। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएट किया, और एमए सोशियोलॉजी 1999 में वहाँ से लिए, और 2001 में मेरा एमए हुआ। तो शिक्षा दीक्षा हमारा यहाँ चला। फिर उस बीच में हम कुछ पारिवारिक परिवेश में थे। काफ़ी दिनों के बाद हमको एक स्पोर्ट टीचर बीपीएड के लिए, शादी विवाह हो गया, हम लोग अपने परिवार गृहस्थ जीवन में हो गए। स्पोर्ट टीचर के लिए हमारा एक बार बमनान में हुआ था बीपीएड के लिए। तो फिर वहाँ हमने काफ़ी दिन पढ़ने के बाद उसमें फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं आया। वहाँ पढ़ाई को ऐसे होता था कि एडमिशन करा लीजिए, आपका डिग्री चला, हमको पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं सोचिए 2001 के बाद 2013-14 में मैं फिर उसी शिक्षा स्पोर्ट्स टीचर के लिए ये हुआ कि आप अगर स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहते हैं तो डिग्री लेने जरूर पड़ेगी, बाकी आप खेलते हैं अच्छा बात है। तो उसके लिए फिर मैं 2014 में खलीलाबाद में जीपीएस एक महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने बीपीएड की डिग्री ली, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में था। वो वहाँ भी एक अजीबोगरीब घटना हुई कि 2 साल पढ़ने के बाद, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट बीपीएड के 600 सीट थे, और 600 सीट में 50 सीट 12 कॉलेजों को दिया गया था कि आप 50 सीट एक कॉलेज के होंगे। अब वहाँ होता है कि एडमिशन कॉलेज करा लेता है, कॉलेज कराने के बाद फीस लेता है, 1 साल पढ़ा, 1 साल का ये उस समय कोर्स था ये। तो 1 साल पढ़ाने करते करते ये लोग 2 साल तक एग्ज़ाम को लोग नहीं कराते हैं। फिर यही गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारा पहला ये तरह समझिए कि इस बीपीएड को लेके एक राजनीति शुरू हुई और एक छात्र संगठन शुरू हुआ। उस समय हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उस समय अशोक कुमार जी थे, उनसे हम लोग पैरवी किए कि सर हमारे परीक्षा कराइए। उसमें विगत 2 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही थी, तो परीक्षा के लिए हम लोग प्रयास किए, तो बोले ठीक है परीक्षा होगी तो उसको कराते हैं। उसके बाद 1 साल का परीक्षा कराते हैं, अगले साल परीक्षा हम लोग की जब बैच आए तो रोक दिए। उसमें 600 बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया। इन्होंने कह दिया कि आप लोग रेगुलर हमारे छात्र नहीं हैं और आपका प्रवेश अवैध तरीके से हुआ था। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये था कि जब 2 साल बाद, एक तो 1 साल का कोर्स था, 2 साल तक ऐसे हम लोग को रोका गया। फिर हम लोग जब परीक्षा करने जाते तो हमें ये बताया जाता है कि आपका प्रवेश ही अवैध था। तो प्रवेश अवैध था, ये आपका काम था, महाविद्यालय को जांचना था, उसमें हमारी क्या गलती थी। हम तो फीस दिए, प्रवेश किए, पढ़ाई किए, ट्रेनिंग लिए, सब कुछ कर लिए।
उसके बाद हम लोग का एक काफ़ी वो आंदोलन चला। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग एक 15 दिन लगातार इस जाड़े के मौसम में हम लोग धरना दिए। तमाम लोग आए गए, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं था। फिर हम लोग राज्यपाल तक पास माननीय राज्यपाल भवन भी गए, हम लोग राजभवन में भी गए, वहाँ भी प्रयास किए। वहाँ से बहुत प्रयास करने के बाद और हाईकोर्ट में भी अपील दाखिल किए। वहाँ से जाके ये होगा कि ठीक है, इनकी परीक्षा होती है। स्पेशल परीक्षा हम लोग की हुई थी विश्वविद्यालय में। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि परीक्षा होने के बाद 32 लोगों का ये परीक्षा लिए थे महाराजगंज डिग्री कॉलेज, क्योंकि इनको ये सेशन 0 नहीं करना था, इसलिए कुछ एक कॉलेज को सेट करके वो परीक्षा दिलवा दिए। और बाकी लोगों का लगभग 600 में 32 को माइनस करने के बाद इन लोगों का परीक्षा स्पेशल हुआ, जो हम लोग के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ कि वो फिर से परीक्षा कराया गया, हम लोग की डिग्री हुई। अगर इस तरह देखा जाए कि ये बीपीएड जब हम डिग्री लिए उस समय से विवाद इसका जड़ वहीं शुरू हो गया। बवाल, मतलब हम लोग इसको बवाल पार्टी के नाम से हम लोग जान गए कि ये बीपीएड नहीं बवाल पार्टी है, जो शुरुआत में ही हम लोग को बवाल पर झेलना पड़ा। और पूरे गोरखपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कराया गया था। उचित समय से एक संगठन के रूप में हम लोग काम किया और उसके मैं नेतृत्व करता रहा। और 600 छात्रों और साथियों का एक तरह से मैं एक समूह बन गया गोरखपुर के आसपास जो डिग्री कॉलेज थे, वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आवेदन होता है 2016 में। 2016 में आवेदन वो भी कब होता है, ये बीपीएड डिग्री है क्या? आपको बता दें कि ये पहले बीएड होता है जो टीचर को पढ़ाने के लिए होता है, उसी में एक बीपीएड होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये खेल के लिए होता है, जिसको आप गेम टीचर कहते हैं, पीटीआई कहते हैं। ये स्कूल में गेम टीचर ऐसे होते हैं कि आप कहने के लिए वो केवल एक खेल टीचर होता है, लेकिन उसका पूरा काम होता है कि स्कूल में सुबह से प्रार्थना कराना, पूरे व्यवस्था कराना, और उस स्कूल में जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं उसका पूरा ऑर्गेनाइज व्यवस्था उस खेल टीचर का होता है। मैं समझिए कि पूरा एक तरह से वो पूरे स्कूल का एक मैनेजर होता है कि उस स्कूल में कुछ भी अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होना है खिलाने के बाद भी सारा व्यवस्था आपको करना होता है। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के टच में रहता है। कुछ पर्सनल काम भी होते हैं वो सीधे प्रिंसिपल के टच में होता है, उनके माध्यम से होता है। तो खाली कहने के लिए होता है यार खेल टीचर है, लेकिन आपको उसमें साइंस से लेके हर चीज़ की पढ़ाई होता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उसे पढ़ाया जाता है कि कोई खेलते समय किसी बच्चों को कोई चोट लग जाए, ऑन स्पॉट कोई कहीं गिर जाए तो उसको हम फर्स्ट एड कैसे देंगे, उस तरह की भी पढ़ाई हमारे फिजिकल एजुकेशन में होता है। वहाँ से करने के बाद हम लोग जब ये हुआ कि भाई लोग पढ़ाई डिग्री लेने के बाद हर आदमी चाहता है कि इसका कोई व्यावसायिक हो, इसका कहीं हम लोग उपयोग करें, तो हम लोग टीचर बनने के लिए स्कूलों में आवेदन करने के लिए प्रयास करते रह गए। उस समय काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोग ये हुआ था कि अभी कहाँ नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि पढ़ाई टीचर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए सबके मन में एक आशा होता है, परिवार भी चाहता है कि मेरा बेटा कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। तो हम लोग आवेदन करते रहे। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी और मायावती जी पूर्व में ये कह चुकी थी कि मुझे स्कूलों में पहलवान नहीं पालना है, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं। तो उसमें बहन जी मायावती जी का सरकार था उस समय, उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल में हम बच्चे भेजते हैं पहलवान नहीं बनाने के लिए। तो पहलवान जो थे यानी कि नेताजी अखिलेश श्री मुलायम सिंह यादव जी, वो चूँकि पहलवान थे तो हम लोग उनसे आस लगाए। उस समय उनकी सरकार थी तो हम लोग उनसे बोले कि भाई कि आप महाराज नेताजी हमारे मांग को सुने और हमें खेल टीचरों की नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय में कहीं कराएं। तो काफ़ी डिमांड के बाद वो बोले कि ठीक है हमारी सरकार आती है तो हम इसको कराते हैं, और आवेदन के लिए आप वो तैयार रहिए। क्योंकि शिवपाल जी भी बीपीएड है तो हम लोग एक आस जगी कि भाई ये लोग स्पोर्ट्स के हैं तो होता हमारी डिमांड को ये मांगे। हम लोग करते करते लेकिन उनके सरकार में भी काफ़ी समय बीत गया, 1 साल 2 साल हम लोग प्रयास करते रह गए। लक्ष्मण मेला मैदान में, अखिलेश जी की सरकार की बात बता रहे हैं, लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोग 49 दिन तक का धरना किए। यहाँ तक कि होली दिवाली भी हम लोग उसी धरने में बैठे, अपने घर नहीं आए। 49 दिन तक बरसात हुआ, पानी, उस सब हम लोग वहीं बैठे रहे। हमारे साथी आते थे जाते थे, हम लोग वहाँ चुप सोचिए एक बेरोजगार जिसका 1 रुपये का कहीं कोई इनकम न हो और अपने घर का भी पालन पोषण वही करता हो। हम कल ठीक पैसा नहीं लगाते थे लेकिन एक हैंड थे घर के लिए। वो 50 दिन अगर किसी एक जगह बैठे हो, वो भी नदी के किनारे, और उसकी मांग कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो हम लोग 1 सितंबर 2015 को, ये एक ऐतिहासिक दिन था, पूरे बीपीएड उत्तर प्रदेश के विधानसभा की तरह हम लोग कूच किए। वहाँ एक बहुत बड़ा एक जनसैलाब आ गया कि ये था कि करो या मरो वाली स्थिति थी, क्योंकि हम लोग सरकार के सामने कोई अब कुछ दिख नहीं रहा था।
तो उनके पास प्रयास करने के बाद उसमें बहुत उत्पीड़न हुआ। उत्पीड़न ये हुआ कि लाठियाँ चलाई गई, पानी के बौछार मारे गए। हमारे साथ जो बहनें थीं उनको मतलब इतनी बुरी तरह लाठीचार्ज हुई कि उनको ये नहीं देखा गया कि किनको कहाँ चोट लग रहा है। किसी के पेट में आपको वीडियो वगैरह दिखाएंगे, उनको ऐसे बुरी तरह मारा गया। उस समय एक बात आपको बतानी है कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। उनको उस समय हमारी पीड़ा दिखी और बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ है, इनको ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये बेरोजगार हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। उसी समय आपके आज के जो डिप्टी सीएम है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उस समय सांसद हुआ करते थे और वो केंद्र में हमारी संसद भवन में हमारी मांग को उठाए थे कि 1,54,000 बीपीएड बेरोजगार आज सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस इनको लाठियां मार रही है। ये वो तब कहे थे जब वो विपक्ष में थे और अखिलेश जी की सरकार थी। हम लोग उनका बड़ा एक आस जगह स्वागत हुआ कि चलो भाई कोई तो हमारी आवाज़ को समझ रहा है। हमारे साथियों को अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। 307 एक संगीन धारा होता है, आप सब जानते होंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, वो धारा हम बेरोजगारों के ऊपर लादा गया। हम ये जानना चाहते थे कि आप बताइए, एक आदमी, एक शिक्षक अपनी मांग को लेके अगर आपके पास आता है तो कोई बंदूक लेके कोई नहीं आता होगा, कोई हथियार लेके तो नहीं आया होगा, तो आपकी जान से मारने की धमकी या जान से मारने का प्रयास हम लोग कैसे किए होंगे। और जहां आपकी फोर्स पूरे प्रदेश की फोर्स हो, तो आप भी जानते हैं कि धाराएं जैसे तैसे लगा दी जाती है। वहाँ से हम लोग आए। उसके बाद करते करते इनका भी शासनकाल अब समाप्त होने वाला था, अखिलेश जी का। 19 सितंबर 2016 को काफ़ी प्रयास के बाद ये लोग एक विज्ञप्ति निकालते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6 से 8 वाले में जो होता था, उसमें यह था कि वो सर्वे कराया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने सीट हैं जहां 100 से नीचे के बच्चे हैं। 100 से नीचे का भी एक कहानी ये है, कुछ एनसीईआरटी में इसका कुछ रूल था ना। हाँ, एनसीईआरटी में एक ये था कि जो एनसीईआरटी का एक मानक था कि जहां अनुदेशक वहीं रखे जाएंगे जहां 100 से ऊपर बच्चे हों। तो अखिलेश जी ने एक अच्छा काम किया हम लोग के लगातार मांग के बाद, कि उन्होंने कहा कि भाई जहां 100 से नीचे बच्चे हैं, हम लोग का ये मांग था कि सर उनका भी तो मौलिक अधिकार है, खेल का, शारीरिक विकास उनका भी हक है, उनकी क्या गलती है। तो उस पर वो प्रभावित होकर 32,022 पूरा सर्वे कराया गया उत्तर प्रदेश में। तो बेसिक शिक्षा की तरफ से एक रिपोर्ट गया कि 32,022 एक ऐसे स्कूल हैं जहाँ 100 से बच्चे नीचे हैं और वो स्कूल चालू है। तो वहाँ इन्होंने अपने तरफ से राजकोष से, उत्तर प्रदेश के राजकोष से न्याय, वित्त और आय, इसकी एक बैठक करते हैं और कैबिनेट में बाकायदे, ये नहीं कि कोई पर्सनल और मौखिक था, कैबिनेट में पास करके 32,022 पर माननीय अखिलेश जी के द्वारा ये निकाला गया और 7,000 इसका मानदेय रखा गया कि 7,000 मानदेय पे इनको रखा जाएगा और ये अंशकालीन अनुदेशक होंगे, केवल खिलाने के लिए आएंगे। हम लोग के अंदर बहुत खुशी हुई, चलो भाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आवेदन किए। आवेदन के बाद थोड़ा सा यहाँ चूक ये हो गई कि सरकार 6 महीने तक उस पर कोई शेड्यूल जारी नहीं हो पाई। अब 19 सितंबर को ये विज्ञापन निकलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में शेड्यूल जारी होता है 17 मार्च 2017 को। अब ये जो 6 महीना का जो गैप हो गया, वो भी हम लोग आंदोलन करने के बाद परियोजना काल में हम लोग धरना दिए तो तब जाके शेड्यूल जारी हुआ। यही 6 महीना अगर ये चूक हो गया, ये अगर पहले हो गया होता तो आज हम आपके साथ कार्यरत अनुदेशक होते और आज ये पीड़ा हमको नहीं झेलनी पड़ती। उस समय क्या हुआ कि अखिलेश सरकार जी के समय चुनाव हुआ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सरकार आ गया। 19 सितंबर को ये शपथ ग्रहण लेते हैं और 19 मार्च को ये शपथ ग्रहण लेते हैं महाराज जी। और 23 मार्च को एक विज्ञापन, एक आदेश जारी होता है, वो भी मौखिक, कि सारी गतिमान भर्तियों को रोक लगा दी जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 19 आपने गतिमान भर्तियों को रोक लगा दिया, कोई आदेश दे दिया, उस आदेश के बाद भी कोई आदेश होता है, पूरा 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आज तक उस आदेश का खंडन नहीं हुआ कि जांच हुआ तो उस जांच में किनको गलत पाया गया, किसको सही पाया गया। होता है ना, जैसे आप जांच देते हैं तो एक बताते हैं भैया ये जांच होगा, इसमें ये गलत है, ये सही है। हम लोग लगातार मांग करते रह गए। पहले तो हम लोग शांत रहे, भाई चलो भाई 90 दिन में होता है, 90 दिन में ये 3 महीने बाद 1 किलो जाएगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। इस बार हम क्योंकि गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर एक दायित्व था, सारे लोग संगठन के लोग हमसे प्रयास करते थे कि आप महाराज से मिलिए। मैं जब तो पहली बार महाराणा प्रताप में उनका स्वागत समारोह हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद, हाँ, उस समय भी मैं इनका स्वागत करने के बाद बैनर पोस्टर दिखा के इनसे मैं डिमांड किया था कि आप हमारी भर्ती को चालू कराए।
उस समय भी ये थोड़ा कंफ्यूज थे, बीएड बीपीएड को लेकर कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते थे बीपीएड क्या होता है। इनके दिमाग में है कि शारीरिक शिक्षा बोलिए और समझ जाएंगे। बीपीएड थोड़ा उस समय अनभिज्ञ थे ये, या जो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बीपीएड की मांग करते थे तो समझते थे कि बीएड वाले हैं ये, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। खैर वो अलग बात है कि उसके बाद हम लोग इनसे व्यक्तिगत मिले, इनको समझाए, अपनी मांग को रखे, तो क्या चलो ठीक है देखते हैं, इसको करवाते हैं। अब उनके अंदर ये हो गई थी क्या थी, अब तो आज हम ये कह सकते हैं कि आप दोष के नाते उस भर्ती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए या जो भी, क्योंकि जब उसमें कुछ गलत ये था ही नहीं। उसको हम लगातार प्रयास के बाद हमें लगा कि ये भर्ती शायद कुछ न हो, और संगठन में हमारे जो लीगल टीम थे उनसे एडवाइस लेके हम लोग हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दिए कि हमारी भर्ती काफ़ी दिन से पेंडिंग है, इस भर्ती को कोई सुनवाई नहीं हो रही। भर्ती अपील करने के बाद इनको सरकार को नोटिस जाती, सरकार अपना पक्ष वहाँ रखते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने उनके अपील को खारिज करके और स्पष्ट आदेश दे दिया कि इनकी भर्ती होनी चाहिए। इनकी सिंगल बेंच में आदेश मिल गया। सिंगल बेंच के बाद ये फिर पुनर्याचिका दाखिल करते हैं डबल बेंच में। डबल बेंच में भी ये जो भी लगाते हैं, इनका ये था कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। पहले ये लगाए तो बोला कि फंड पैसा जो पूर्व सरकार ने कैबिनेट पास हुआ है तो वो व्यवस्था करके गई है, वो खारिज हो गई। उसके बाद ये लगाया कि एनसीईआरटी मानने के खिलाफ है। भाई मानने के खिलाफ है तो आप कैबिनेट पास हुआ, सरकार ने किया था, कोई व्यक्तिगत किसी का तो रुचि था नहीं, तो सरकार ने किया। आप जानिए वहाँ भी सरकार हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में डबल बेंच में भी आदेश मिल गया। आप सोचिए सिंगल बेंच का आदेश मिल गया, यानी कि जो आपने हमारे भर्ती पर जो आपत्ति लगाते हैं उस आपत्ति को कहीं भी कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है तो आदमी थाना पुलिस कोर्ट में जाता है। उस कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये भर्ती लीगल है, न इसमें कोई परीक्षा हुआ कि आप उसमें पेपर आउट का या घपले को आरोप लगा सकते हैं, न कोई उसमें कोई ऐसा कुछ मामला था कि कोई आपत्ति था, न कोई हमारा विपक्ष गया था कोर्ट में। सिंगल आप आए हैं कि भर्ती को नहीं करना चाहते हैं, आपने जो कारण बताया हाईकोर्ट ने उसको खारिज करके बोल दिया नहीं ये सही है इनकी भर्ती। अब बताइए न्यायपालिका से बड़े तो कार्यपालिका है नहीं, न्यायपालिका जो कह रही है आपको मानना चाहिए। वहाँ भी हम आदेश लेके इनके पास लगातार प्रयास करते रहे, आदेश को ठीक है जो कोर्ट से आर्डर आएगा देखेंगे, आर्डर आ गया उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस बीच में क्या करते हैं, ये अपील को लेकर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इनके सचिव इनके दिमाग में क्या भरते हैं क्या नहीं भरते तो ये जाने। इनसे मिलने पे ये बोलते हैं कि नहीं भर्ती तो सही है, कोर्ट का आर्डर है और लीगल है, इसको होना चाहिए, कोई इसमें पेपर आउट नहीं हुआ, कोई एग्जाम में घपला नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं है। ये इनसे जब मैं मिलता था ये बोलते थे, लेकिन क्या कारण था कि सचिव इनकी बात नहीं सुनते थे। ऐसा भी कहा नहीं जैसा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का आदेश सचिव न माने ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद हम लोग लक्ष्मण मेला मैदान में फिर हम लोग धरना रखे और वहाँ हम लोग भाजपा कार्यालय पे भी एक बार घेराव किए। पूरा 5-6 घंटा हम लोग भाजपा पूरा कार्यालय इनको घेरे थे। लखनऊ में हम लोग का घेराव किया गया। वहाँ लखनऊ घेराव करने के बाद वहाँ के प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग को एक मुलाकात कराई जाती है। 5 लोग हम लोग जाते हैं, उसमें मैं भी गया था। मुख्यमंत्री जी के यहाँ वहाँ 5 कालिदास मार्ग में आवास में उनके बैठक होती है। वहाँ ये बोले कि धरने करने की क्या जरूरत थी, आपकी भर्ती हम पहले भी करने वाले थे, उसको कर देते हैं। संजोग से उस समय बेसिक शिक्षा सचिव उसमें प्रभात जी थे, उनसे भी वहाँ बैठे तो वही बोले कि इनकी सारा जो भी डिमांड है डिमांड को सरिए और अगले 4 तारीख को आप लोग 1 हफ्ते बाद फिर बैठिए, आपस में बैठ लीजिए और क्या इसमें है उसको करके हमारे सामने ले आइए। फिर 4 तारीख को उनके सचिव के साथ बैठक होती है। बैठक में वो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो करने ठीक है कर लेते। फिर मुख्यमंत्री के पास जाती है, उस समय अभी तक उसका फैसला नहीं है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनेश शर्मा जी के अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी की गठन होती है हम लोग के मांग को लेकर कि एक कमेटी बनाइए और इस मुद्दे में और भी संगठन के लोग थे, सबको बुला के बैठाइए और एक क्लियर करिए क्या इसमें होने लायक है। 20 डेट सन नहीं याद है, 20 तारीख को डेट हमको याद है। 20 तारीख को सचिवालय में हाई पावर कमेटी की एक बैठक होती है जिसमें मैं भी गया था। उस कमेटी में और भी संगठन के लोग आए थे, बैठ के बात हुई। वहाँ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने से सारी बात पे हर बिंदु पे बहस हुआ, अपनी बात रखे। उन्होंने भी अपने बात में जब बात करते हैं तो आप उनके बात से लगता है कि हम तो सही है, मतलब हम उनको सर्टिफाई कर लिए, हम बता सही चाहिए कोर्ट का आदेश है और इसमें कहीं कुछ नहीं है और एनसीईआरटी और गवर्नमेंट सर करती है, उसमें हमारी क्या गलती है। आप कुछ आदेश करके जाइए और पिछली सरकार आ रही उसको चेंज करे तो उसमें हम सब कहाँ से दोषी हैं। और इसी सब पिछली सरकारों में होता था, इसलिए हम भाजपा सरकार को ले आए कि इस सरकार में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। कोई मंदिर बना, कोई
हाथी बना रहा था, कुछ बना रहा था, ये सब पीड़ित होकर इस सरकार को लाया गया। और वहाँ भी आप इस सरकार को लेके हम बेरोजगार हैं, एज ए सिर्फ बेरोजगार हैं। वहाँ भी वो बात समझे तमाम, और वो अपना प्रपोजल वहाँ रखे थे कि और लोगों को 7,000 में क्या होगा और लोगों को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन हम लोग कहा सर अनुदेशक में 7,000 जो जियो है, उस जियो चेंज करेंगे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जियो चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बार जो जियो बनता है उसी पे भर्ती होती है। तमाम बातें हुई, वहाँ भी उत्तर नहीं, ठीक है आपकी भर्ती ठीक है, मैंने वहाँ भी संतोषजनक हम लोग को जवाब दिए। हम लोग को लगा चलो आज नहीं कल हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं हुआ। अब उसके बाद काफ़ी प्रयास में हम लोग इस बीच में हम लोग लगे रहे। कुछ हमारे संगठन के लोग हाई कोर्ट में पैरवी करते रहे, हम गोरखपुर थे, बार बार इनसे मिलते रह गए, बेसिक शिक्षा सचिव से मिले, और उसमें अनुपमा जायसवाल थी, उनके घर का घेराव किए। सर मैंने ऐसा बता दें, कोई ऐसा जगह नहीं था उस समय इस भर्ती से रिलेटिव जहाँ हम लोग न गए हों। और उस बीच में लाठी डंडा जो होता, जैसे संख्या जाती थी भाई वहाँ पढ़ता था, उसमें भी हम लोग तैयार क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन थे और हम जानते थे कि हमारा शरीर इतनी मजबूत है, आपके लाठी डंडे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमारी एक जिद थी कि हम अपनी बात को मनवाएंगे, क्योंकि वो न्यायपालिका से वो वैलिड था और आपने कहा था कि भर्ती होगी। या तो आप साफ बोल दें कि भर्ती को हम नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना भाई मान ले भाई शासन है जो नहीं करे उसका। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि इसको हम करेंगे तो एक साल उम्मीद बन जाती है, अच्छा रुको और थोड़ा देख लिया जाए। ये करते करते हम लोग आ गए। उस बीच में 16 अक्टूबर 2018 को लखनऊ से दैनिक जागरण में एक खबर छपती है कि 32,022 खेल अनुदेशक की भर्ती रद्द होने वाली है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 16 अक्टूबर 2018 को एक खबर छपती है कि 32,022 खेल अनुदेशक की भर्ती रद्द होने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरे 1,54,000 अभ्यर्थी एकदम निराश हो गए कि यार भर्ती कहाँ रद्द, अभी तो भर्ती होने वाली थी, अब क्या हो गई। सारे लोग पूरे प्रदेश में मातम हो गया। मुझे ये लगा कि कम से कम इतनी बड़ी भर्ती है, इसका एक विरोध दर्ज तो होना चाहिए। भाई आप खत्म करने जा रहे हैं तो कारण बताएं। हाईकोर्ट का आर्डर है, फिर भी आप खत्म करने जा रहे हैं। तो हम लोग हाईकोर्ट से बहुत एक उम्मीद था, पावर था कि हाईकोर्ट का आर्डर कोई नहीं काट पाएगा। लेकिन ये सरकार हाईकोर्ट के आर्डर के बाद इस भर्ती को रद्द करने जा रही है। आप भी थोड़ा जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि जो मामला विचाराधीन होता है उस पर कोई एक्शन काम नहीं करता। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं, जो मामला कोर्ट से और उस कोर्ट से आर्डर हो उसको कैसे आप कैंसिल कर रहे हैं। तो हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई कोर्ट से आर्डर है, भर्ती कैंसिल नहीं होगी। लेकिन जब ये पेपर में छपा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हम लोग सोचे इसका विरोध तो होना चाहिए। 16 अक्टूबर की खबर छपी, उस नवरात्र का दिन था। महाराज जी 4 दिन के लिए यहाँ पे नवरात्र में थे। 19 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन था। 20 अक्टूबर को मैंने प्रोग्राम रखा। सारे प्रदेश के लोगों से बोला कि आप लोग अगर आज चाहते हैं तो एक बार महाराज जी से हम लोग विनती कर लें, महाराज जी भर्ती क्यों कैंसिल किया जा रहा है, कारण क्या है। कुछ प्रदेश के बच्चे आए थे, हम लोग पहुँचे वहाँ। हम लोग गेट पहुँचे थे, उस समय हम लोग को समय ये होता है 7 बजे मुलाकात हो जाएगी। प्रदेश के लोग आते आते उसमें नवरात्र का था, जुलूस था, मूर्ति विसर्जन में कुछ गाड़ियाँ लेट आई, जो भी वह 7:30 तक हम लोग पहुँच चुके थे। गेट पे हम लोग को रोक दिया गया कि इसमें महाराज जी ने, हम लोग के साथ बहुत दूर से आए हैं, एक बार मिलवा दें। चूँकि महाराज जी उस समय थे अंदर, अगर नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। तो हम लोग ये था कि भाई उतने दूर से आए हैं, अगर आधा घंटा 5 मिनट लेट भी हो गया तो आप मिलवा सकते हैं। सबको नहीं, 2 लोग को भेज के मिलवा दिए। वो प्रशासन एकदम अड़ियल हो गए कि नहीं मिलने देंगे। और इसी बीच में कुछ मतलब बात बढ़ गई और हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज भी करवा दिए और 4 लोगों को वो गिरफ्तार करके गाड़ी में गोरखनाथ थाने में भेज दिया गया। तो हम लोग को ये था कि भाई जैसे आम होता है, कोई जाता है, पुलिस पकड़ती है, बैठाती है, शाम को छोड़ देती है, वहाँ तक ठीक। लेकिन उसके बाद सर लाकअप में ले जाके हम लोग सर ऐसे अपराधियों तरफ बर्ताव किया गया, लाठियाँ पीटी गई जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। हम लोग अंदर करने पूरे फोर्स को दौड़ा के मारा गया। वहाँ के मोहल्ले वाले, चैनल वाले ये कौन से लोग हैं, इस तरह क्यों मारा जा रहा है। उसके बाद हम लोग मारने के बाद उस मतलब 1-2 राउंड 3 राउंड जितना उन लोगों को मन पड़ा अपराधी, तो हमको बड़ा आश्चर्यचकित था कि जिस महाराज जी से मैं जब चाहता हूँ जाके मिल लेता हूँ, आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि इतना मतलब आक्रोशित पुलिस हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है। फिर भी उसका मारने के बाद जो हुआ, हम लोग को धाराओं में अंकित करके जेल भेज दिया गया। उसमें भी 7 CLA 148 247 ऐसे धाराओं में इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये चाहिए एक शिक्षक जो अपनी मांग को लेके आप 4 साल से जो मांग कर रहा होगा, आप उसकी भर्ती कैंसिल करेंगे तो क्या आपके दरवाजे पर आएगा भी नहीं वो। सब महाराज जी क्यों कैंसिल किया, ये पूछने का दंड ये था कि 7 CLA से धाराओं में हम लोग को अंकित किया गया, जेल भेजा गया। एक रात हम लोग जेल भी काटे हैं, 2 रात। उसके बाद हम लोग को जमानत कराई गई। मन वहाँ बहुत दुखित हो गया। फिर भी मेरा ये था कि एक बार महाराज से फिर मिल लें,
हो सकता है कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपील ये लोग दाखिल किए थे, हम लोग लगातार अपना पैरवी, क्योंकि देखिए हम बेरोजगार हैं, हमारे पास 1 रुपये का कहीं कोई इनकम नहीं है। माँ बाप के पेंशन से या जो भी परिवार से हम लोग अपना कुछ दाएं बाएं जो भी चलता हो खेती बाड़ी से अपना चलते, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जैसे भारी भरकम फीस को कोई कैसे देगा। और संगठन हम लोग का चूंकि बिखरा हुआ था, लड़के तो हैं लेकिन उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं है। जैसे कोई टीम होती है फीस में से निकाल देते हैं, हम लोग पास कोई इनकम नहीं था, जो चाहे दे जो चाहे न दे। अब एक बहुत बड़ा समस्या हम लोग का आ गया, हम लोग परिवार का पालन करें, खेती बाड़ी अपना घर देखें, अपना पालन करें कि करनेबाजी में। यही सवाल पूछने वाला था कि जैसे जितने बच्चे हैं पूरे यूपी में आप लोगों के बीपीएड वाले जो हैं उनका, क्योंकि ज़्यादातर तो सब तो बेरोजगार हैं, कोई हो सकता हो कोई साइड काम वगैरह भी करता हो, लेकिन जैसे घर का कैसे खर्चा चलता है, अपना खर्चा, कई लोगों की शादी आपकी खुद भी हो चुकी है, वो सब खर्चा वगैरह कैसे चलता है? सर ये तो कह रहे हैं कि अब हमारा उम्र, सर मेरा ये संघर्ष के 10 साल हम लगातार कर रहे हैं। आज हमारा एज 43 हो गया है। 43 एज में हमारे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी सर सबकी हाल है, लगभग इसमें 50% से लोग ओवर एज हो चुके हैं। आज अगर ये भर्ती नहीं है, आज इस भर्ती से इसलिए हम लोग अंतिम आस लगाए हैं कि ये भर्ती 2016 में जब आवेदन हुआ था उस समय हम वैलिड थे। आज ये होता तो उस एज के नाते हम लोग की उम्मीद है हम लोग हो जाएंगे। और आप भी जानते हैं 7,000 में कुछ होना नहीं है। 7,000 के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, ये एक सम्मान के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम एज स्पोर्ट टीचर हैं, एक स्पोर्ट कोच हैं, तो हमको एक सम्मान मिले। और 7,000 आज है तो कल 17,000 के भी आस हम रखते हैं और हमसे उतनी हमारी गुणवत्ता ली जाए। आज ये बताइए, आज ओलंपिक मैच आज चल रहा है, सब लोग गोल्ड के लिए आस लगा बैठे हैं कि ये गोल्ड आ जाए, वो गोल्ड आ जाए। उस गोल्ड को लाने के लिए ऐसे नहीं कोई आता है। जो भी बहन या जो भी खिलाड़ी गोल्ड लेके आए हैं वो जमीन से तैयार हुए हैं। स्कूल में आप खेल सामग्री आप बंटवाते हैं। आज यूपी गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि सारे स्कूल में खेल सामग्री बंटवाया जाएगा, खेल मैदान की व्यवस्था की जाएगी। और खेल टीचर खर्च कौन करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि खेल सामग्री की जो सचिव आपको लीगल एडवाइजर है, जो आपको समझाता है कि इस खेल सामग्री करिए, गांव में मैदान दीजिए खेल के लिए, वो आपको ये नहीं समझा पाता कि खेल टीचर भी वहाँ दीजिए। ये बहुत बड़ा एक समस्या है सर कि ये कौन किस दिमाग से ये लोग काम कर रहे हैं कि आपको टीचर नहीं दिख रहा है, सामग्री भेज दे रहे हैं, पैसा भेज दे रहे हैं, मैदान दे देंगे, खिलाएगा कौन? और एनसीईआरटी के और आप नई शिक्षा नीति में 10th में 11th में सीबीएसई बोर्ड में अनिवार्य सब्जेक्ट है। किताबें आपकी चल रही हैं, एक पीरियड आपका हो गया है, उसका मार्क्स जुड़ के आता है और टीचर नियुक्ति नहीं होती है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि ये कौन इनको समझा रहा है? इस तरह आप लोग खेल टीचरों को दुश्मन क्यों बने हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये अखिलेश जी की सरकार की है? तो आप जो आज 68,500 या 69,000 की भर्ती कर रहे हैं, तब क्या मैं ये मान लूँ कि अखिलेश जी की कभी सरकार आएगी तो इन लोगों को हटा दिया जाएगा? पिछली गवर्नमेंट से हम लोग पीड़ित होकर इसीलिए आप गवर्नमेंट को लेके आए थे कि पिछली सरकार में मायावती जी के काम अखिलेश जी को नहीं पसंद था, अखिलेश जी का काम मायावती जी को पसंद नहीं था। वो काम सब आप जब करेंगे तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? उसी चीज़ से मैं आज पीड़ित हूँ। आज आप लोग योग दिवस मनाते हैं, आप भी देखे होंगे योग दिवस में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े बैनर पे काम होता है और 1,153 देश या 54 देश इसको फॉलो करता है। आप योग होता क्या है? योग का मतलब होता है कि निरंतर उसको अभ्यास करना, ठीक? एक दिन, वो भी एक दिन भी नहीं, 45 मिनट का एक पैकेज होता है। मैं योग शिक्षक हूँ, मैं योग टीचर भी हूँ, मैं योग कराता भी हूँ। मैं योग का विरोध कभी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता था। मैं योग दिवस के वो आडंबर का मैं विरोध करता हूँ। गोरखपुर में पिछले 3-4 सालों से लगातार आप देखेंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे हम लोग योग दिवस का विरोध करते हैं। योग दिवस का नहीं करते, योग का नहीं करते हैं। वो योग का जो नाटक होता है, बेसनरी बोतल देके, एक ग्लूकोज का बोतल देके आप केवल बैनर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं पूरे प्रदेश में कि मैं योग कर रहा हूँ। अगले दिन कौन योग करता है? उस 45 मिनट के बाद अगले दिन कौन योग करता है? अंतरात्मा से सारे सचिव, सारे नेता उसको देख लें कि अगले दिन कौन ग्राउंड पर जाता है। कोई नहीं जाता। ये जब दिखावा, ठीक है आप मॉडल हैं, आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन योग टीचर की नियुक्ति करेंगे तो जमीन से योग आएगा ना। हर स्कूल में योग टीचर हो जाएगा, खेल टीचर हो जाएगा, तो सबको योग करवाएगा, एक पीरियड हो जाएगा। तो आप स्वस्थ, आप खुद नहीं व्यवस्था बना पा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट है जब आई थी, बोली थी कि कोई भी अब मेरिट पे एग्जाम नहीं होगा। आप लोग सुने होंगे, सब लिखित परीक्षा होगा। अभी आज का न्यूज है कि हर ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर रखने जा रहे हैं, वो भी मेरिट पे 6,000 के मानदेय पे। अब इसको क्या माने हम?
अभी आप बोल रहे थे कि नहीं सारी परीक्षाएं मेरिट पे नहीं होंगी, सब एग्जाम पे होगा। हमारे इस भर्ती में भी कहीं सुनने में आया था कि ये मेरिट पे है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो आज आपके सरकार में आपके आवेदन पे आप ही की भर्ती मेरिट पे होने जा रही है। और अभी कल का इनका ट्वीट था कि 50,000 की 1 लाख हम मानदेय पे रोजगार देने जा रहे हैं। सर हमारा भी मानदेय, हम भी मानदेय वाले ही हैं और 6,000 वहाँ देने जा रहे हैं। मैं भी 7,000 वाला हूँ, हमको भी मानदेय 7,000 ही मिलना है। तो अगर आप वास्तव में मानदेय पे रोजगार को देना चाहते हैं तो पहले 32,022 जो खेल अनुदेशक की भर्ती है वो मानदेय पे होना है, पहले उसको आपको करना चाहिए। और उसको करने से एक सबसे बड़ी चुनौती कि आपकी ये सबसे बड़ा जो लांछन लगा है, आज पूरे बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। चाहे आपकी 68,000 आपकी भर्ती हो, चाहे पीड़ित सरकार की भर्ती हो, आज रोजगार जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। सत्ता में आप लोग मतलब इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि मेरे कौन अपने हैं। हम लोग सर आप मतलब हम चैनल पे नहीं बताना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और गोरखपुर का लगभग 50% लोग ऐसे होंगे जो इनको अपना मानते होंगे। ये सच्चाई है गोरखपुर के लोगों का, तभी आप इतने बम्पर वोट से जीतते हैं। और इसलिए जीतते थे कि आप एक कट्टरवादी थे और एक अस्पष्टवादी थे और न्यायप्रिय थे। किसी मुद्दे पे आप ऑन स्पॉट फैसला करते थे, न कोई आप डीएम जानते थे न कोई सीएम जानते थे, ऑन स्पॉट फैसला करते थे। आज वो ऑन स्पॉट फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी न्यायप्रिय जो आपका एक वो था, आज उस न्यायप्रिय पे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। और एक बेरोजगार से लड़ रहे हैं आप एक बेरोजगार से लड़ रहे हैं, उसके पास क्या है? न कोर्ट का कानून जानता है वो, न दांव पे जानता है वो। अब तो वो तो बेचारा ऐसे भूखे मरा है, आप उससे क्या लड़ रहे हैं? आप उसको रोजगार दीजिए, आप उनके अपने साथ लीजिए और आपको कुछ अपने जेब से नहीं करना। जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन कर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ दान कर रहा हूँ। आपको एक न्यायप्रिय बनना है कि आप हाँ ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसको मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। कोई आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगा। ऐसा नहीं कि इसको आप कर देंगे तो कोई सरकार आएगी ये आपने कैसे कर दिया, तो होता ना तमाम लोग आरोप लगाते हैं या तो ये तो गलत है। ये अस्पष्ट है। असल मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी समस्या किसी भी मामले में जिस समस्या का न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि ये सही है, अब उसको मैं किस तरफ एक्सेल में धो के लाऊं कि आप मानेंगे कि ये भर्ती सही है? या तो आप उस पर आरोप लगाइए, और आरोप आपने हाईकोर्ट में लगाया था, आरोप उसको खारिज कर दिया गया, तो अब कहाँ लेके जा रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में सर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केवल समय को टाला जा रहा है। और कुछ दुर्भाग्य है ये कोरोना वाला चलते मुझ पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं जो लोअर बेंच के जो आदेश होते हैं वो लगभग ऊपर वो ही आते हैं, अगर क्योंकि वो भी तो न्यायपालिका का ही है कि पलट जाते हैं। तो वो तो सर हमारा दुर्भाग्य होगा, अगर सरकार पलट जाते हैं भाई उतना दुर्भाग्य होगा, लेकिन एक उम्मीद पे ही तो जाते हैं। और सर भी सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जब आपके हक में फैसला दिया है जी, तो सर हम वही जानना चाह रहे हैं कि अगर मान ली वो भी तो न्यायपालिका, अगर आप उसको पलटेंगे तो कुछ न कुछ तो वो लगाना पड़ेगा ना कि क्यों पलट रहे हैं। क्या उसमें क्या वो जज जो थे हाई कोर्ट वाले, क्या उनको वो समझ में नहीं आया जो आज आप फैसला दे देंगे? नहीं वो तो होता है सबूतों पे। खैर वो तो मान लीजिए कोर्ट का काम है, सबूत जो उनके सामने आएगा उसके हिसाब से जजमेंट होता है। जैसे 2022 का चुनाव आने वाला है, आप बता रहे हैं कि जो मायावती जी की सरकार थी उसमें भी नहीं सुना गया आप लोगों का, फिर अखिलेश आए उनके में भी एकदम अंतिम समय में जब चुनाव होने वाला था तब वैकेंसी जारी की गई वो 7,000 वाली। अभी योगी सरकार में भी असर नहीं हो रहा है। तो 2022 का चुनाव आने वाला है, किस तरफ आप लोग रुख करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, क्या होगी आप लोग? देखिए जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक युवा वर्ग एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि परिवार में गार्जियन अभिभावक तो होते हैं लेकिन वो भविष्य को लेके ही चलते हैं और हम अपने परिवार के भविष्य हैं। हमारा भविष्य जब अंधकार में है तो वो कहीं ना कहीं, आज आपको अपने घर की मैं बता दूं, मेरे इस मैटर को लेके मेरे घर में अक्सर इस पे डिबेट होता है या चैनल वाले लोग आप लोग जैसे आते हैं। मेरा बच्चा और हमारे घर मेरे पिताजी खुद पहलवान हैं, स्पोर्ट्स के, वहाँ नागपंचमी में दंगल कराते हैं, महाराज जी को सपोर्टर भी हैं, हम लोग भी सपोर्टर थे, क्योंकि गोरखपुर में जो थे उनको मानते थे, एक धार्मिक स्थल से थे और बाकी और काम धाम होता था। लेकिन आज एक बच्चा भी जानता, वो एक आस लगा होता है कि क्यों नहीं सुन रहे महाराज जी। सबके अंदर एक क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले 2000 चुनाव में क्या ये इनके प्रति जो लगाव सबका था वो एकजुट होकर जाएगा, और ये भी नहीं है कि सब लोग हट जाएंगे।
लेकिन आज जो एक मैसेज बन गया है कि बेरोजगारों के विरोध में एक सरकार चल रही है, वो मैसेज एक दिन में नहीं बना है। मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ, मैं हर जगह मैं लोगों को देख रहा हूँ, सबके अंदर है कि सरकार कर क्या रही है। अच्छा, अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो जय श्री राम से सर काम नहीं चलेगा। आप भी सच जानते, कोई भी हो, सब काम आपने अच्छा किया है, राष्ट्रीय स्तर पे काम हो रहा है, वो भी दिख रहा है। लेकिन सर सबसे बड़ा होता है पेट, परिवार। अगर हमारे घर में 2 रोज का आटा अन्न नहीं रहेगा तो मैं चाह कर भी आपके साथ नहीं खड़ा रह सकता हूँ। और आज के समय में युवाओं के साथ जो भी दिया है, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे आपके साथ, हम कहिए था कि आप अखिलेश जी को छोड़ के आपके साथ लोग क्यों आए थे। वो भी एक जानने वाली बात है कि अखिलेश जी पिछले 4.5 साल तक कुछ काम नहीं कर पाए, उससे हम लोग को लगा कि ये आप हमको फंसा रहे हैं। तभी तो सारे लोग एकजुट होकर योगी जी सरकार में आए, उनको बनाए, और आज वही काम आप कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आपकी सरकार फिर हम लोग ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। लेकिन आज भी क्योंकि हम लोग सर मांग कोई उसी से करता है जो सत्ता में रहता है। आज भी हमारी सर इनसे मांग है कि आप, अभी हम 4 दिन पहले इनसे गुरु पूर्णिमा में हमारी मुलाकात हुई, महाराज जी से विशेष मुलाकात में हम मिले। उन्होंने मन से यही कहा कि महाराज जी कुछ नहीं करना है, आप न्यायपालिका में जो सचिव आपके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो अपील को सिर्फ आप वापस ले लीजिए और हाई कोर्ट का पालन करवा दीजिए। अभी 6 महीना बचा है, 6 महीना में सारा माहौल चेंज हो जाएगा, सारे लोग बम्पर होकर आएंगे। अभी जो आप मानदेय पे भर्ती, क्या कहा उन्होंने ये जब आपने बात की? उन्होंने ये कहा कि देखिए ये न्यायपालिका का मामला है, कोर्ट का मामला, इतना जल्दी ये नहीं हो पाएगा। हम कहा महाराज जी अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ और आप लोग भी जो लोग चैनल वाले हैं महाराज जी को जो व्यक्तिगत जानते हैं, वो जो दिमाग में बना लिए वो कर लिए। उसी आस पे मैं आज भी उनसे विनती करता हूँ। आज इतना होने के बाद भी मैं बार बार उनके पास ले जाता हूँ कि शायद कभी आपके दिमाग में ये आ जाए। मैं ये सब तो नहीं कहूँगा कि आपको सद्बुद्धि आ जाए, आप श्रेष्ठ हैं, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में कभी घूम जाता है, आ जाता है कि कभी आपको आ जाए कि हाँ ये सब सही है और हम लोग आप ही के आदमी हैं, आप ही के साथ हम लोग रहने वाले हैं, आपके साथ हम लोग ऐसा काम किए हैं कि आप व्यक्तिगत। अभी मैं आपको ऐसे पुराना फोटो दिखाऊं, जब महाराज जी पहली बार 2002 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय की फोटो हम उनके साथ है। और यहीं जब ये जेल जा रहे थे, ये गोरख धर्मशाला पुल के नीचे उनकी गाड़ी पंचर करने वाले, पुलिस लाइन वाली गाड़ी हम लोग खुद पंचर करने वाले थे कि महाराज जी को हम लोग जेल नहीं जाने देंगे। और जेल भी इनके साथ हम लोग काटे हैं काफ़ी दिन। मतलब एक समझिए कि जिससे लगाव हो वो आदमी अगर आपसे उम्मीद से काम न कर पाए तो बहुत आत्मा में तकलीफ होती है। और आपके जानने वाले आपके ऊपर कमेंट करते हैं कि आप इतने उनके खास थे, आपका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका ये जवाब है कि ये एक आदमी काम नहीं है, पूरे प्रदेश का काम है, इसको शासन स्तर से इसको हल किया जाएगा। सर वो आप आज नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे। और इस भर्ती में हम लोग को बेरोजगारी में रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन 307 और 7 CLA का धारा जरूर मिल गया। तो ये बहुत बड़ा कष्टधारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप ऐसे आदमी को के शासनकाल में हो रहा है जो अपने आप को एक न्यायप्रिय के रूप में जाने जाते हैं। और आप प्रदेश में आपके आज डंका सिर्फ इसीलिए बज रहा है कि आप एक हिंदूवादी और कट्टरवादी और अस्पष्टवादी थे। आप उस मूल चीज को आप खो रहे हैं। तो हमारे साथ थे देवेंद्र पांडे जी, जो प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों का जो संघर्ष मोर्चा है उत्तर प्रदेश का, उसके अध्यक्ष हैं। इनकी समस्याएं आपने सुनी कि जो पूरे यूपी में हर सरकारों ने लगभग इन लोगों को बस आश्वासन ही दिया कि हम आपका भर्ती कराएंगे, लेकिन अभी तक वो मांग और इन लोगों की जो पीड़ा है कि एक बेरोजगार के रूप में जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम अपना घर कैसे चलाएंगे, तमाम तरीके की वो हैं। और 2016 की जो वैकेंसी की बात भी कर रहे थे, अब चूँकि एज भी काफ़ी हो चुका है इनका भी, तमाम जो यूपी के बीपीएड के जो डिग्री धारक होंगे उन सबके साथ इस तरीके की समस्या होगी कि दूसरी वैकेंसी में भी वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। बाकी व्यक्ति विशेष में आप देख रहे थे देवेंद्र पांडे जी को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि अभी भी समय है, हम लोग को अपने से अलग मत होने दीजिए, क्योंकि ये पीड़ा है वो अलग हो जाएंगे अगर हम लोग हम लोग की ये जो डिमांड है, ये मांग है, क्योंकि उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके चैनल से मुझे उम्मीद है कि उन तक ये बात पहुंचेगी कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक न्याय संगत कार्य करना है, कोई किसी दबाव में भी काम नहीं करना है। सो अब सुप्रीम कोर्ट में जो अपील इन्होंने इनके सचिव द्वारा जो किया गया उसको वापस ले लीजिए और माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करके हम खेल टीचरों को आप गोल्ड मेडल या तमाम बातें करते हैं, ज़मीनी स्तर से उनको तैयार कराइए। उस टीचर पे जगह भी खाली है, ऐसा भी नहीं कि जगह बनाना है,
जगह भी खाली है, केवल आपको नियुक्ति करना है और सिर्फ मात्र 7,000 का मानदेय है जो आप तमाम लोगों को देने के वादा कर रहे हैं। आज अच्छा मौका है, हम लोग को अपने साथ जोड़ लीजिए और पूरा युवा आपके साथ फिर आ जाएंगे और आने वाले 2022 में चुनाव में फिर हम लोग आपके साथ जय जयकार करके और सरकार को अपना बनाएंगे और खेल के विकास में सहयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से इन लोगों की अपील आप सुन रहे थे। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।